हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑप्टिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा रेडिएशन में होगा? तो यहाँ पे सारा वेवलेंथ दिया हुआ है। ये न्यूटन मीटर में सारा वेवलेंथ दिया हुआ है। लैम्डा हमको दिया हुआ है न्यूटन मीटर में। तो 1 न्यूटन मीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ याद रखेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? ये भी वेवलेंथ मेजर करने का यूनिट है। 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ बी क्वेश्चन में है, 200 से 280 न्यूटन मीटर। तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी डिफाइंड होता है एच सी बाय लैम्डा। एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है। तो एनर्जी डायरेक्ट डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ का। वेवलेंथ जितना छोटा, एनर्जी उतना ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज। कौन सा सोलर रेडिएशन कितना के रेंज में विजिबल है? आंसर है 400 टू 700 न्यूटन मीटर। इसके लिए हम लोग एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, जिसमें कि सब तरह का रेडिएशन है, सबका वेवलेंथ कितना है, सबका एनर्जी कितना है, कौन सा टाइप के वेव है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि वेवलेंथ जो है वो हमारा इस तरह घट रहा है और एनर्जी इस तरफ बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स का, फिर माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का। उसके बाद विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आता है, जो कि 400 से 700 के बीच है। और फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, और सबसे ज़्यादा एनर्जी में कौन है? गामा रेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। सेम क्वेश्चन है, विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन या वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो आंसर 390 से 780 दिया है। ये लगभग बराबर ही है जो हमारा 400 से 700 के बीच में है। ठीक है। विजिबल लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हमारे ह्यूमन आई से डायरेक्टली दिखता है। 400 से 700 के बीच में है। एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कितना है? 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। यही 4000 से 8000 हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। ठीक है। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का वेवलेंथ कहाँ आएगा? तो 4000 से 7000 के बीच में हमारा 5500। जो हमारा येलोइश लाइट और ग्रीन लाइट है, वही वेवलेंथ हम लोग देखेंगे 5500। ठीक है। Among the colors mentioned below, the eye is most sensitive to the colors between। तो हम लोग जानते हैं येलो और ग्रीन के बीच में हमारा आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है। और इसका वेवलेंथ 530 से 570 नैनोमीटर। ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ आवर आई इज मोस्ट फॉर येलोइश टू ग्रीन कलर। ठीक है। तो फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। ये चीज़ मेंशन देखिए, नॉट करेक्ट। ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ईयर का। ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर। नहीं। येलो से ग्रीन। परसिस्टेंस ऑफ ईयर इज 1/10 सेकेंड। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज 1/16 सेकेंड। ये सब करेक्ट है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव साउंड 1000 से 5000 हर्ट्ज। ठीक है। आई हम लोग देखते हैं येलोइश से ग्रीन कलर के बीच में। ठीक है। विजिबल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर। और परसिस्टेंस ऑफ विजन और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ये दोनों ध्यान रखना है।
1/10 ऑफ सेकेंड हमारा ईयर, और 1/16 सेकेंड हमारा विजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, किस तरह का रेडिएशन है? तो लाइट बिहेव लाइक बोथ ऑफ ए वेव एंड ए पार्टिकल। नॉर्मली लाइट वेव के फॉर्म में है, लेकिन जब हम उसे वॉच कर रहे होते हैं, जब हम उसे कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो अपना पार्टिकल नेचर शो करता है। हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट से ये क्लियर हो जाता है कि लाइट जो है उसका डुअल नेचर है, वेव भी है और पार्टिकल भी। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि लाइट का वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल है, इसीलिए लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है? द लाइट हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी, साउंड हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी, सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी, रॉकेट हैज ए ग्रेटर। तो लाइट की स्पीड तक अभी तक इस तीनों में से कोई भी कंपेयर में नहीं है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा मानेंगे लाइट को। ठीक है। वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बाकी साउंड का और अलग चीज़ का बहुत कम है उससे। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻10 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 8 किलोमीटर दे दिया है, और यहाँ 8 लाइट ईयर्स। लाइट नहीं होता, 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 × 10⁻11 किलोमीटर। इस चीज़ को थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ये 9.46 × 10⁻12 होगा, 12 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन, तो प्रेशर में, डेंसिटी में, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी या टेम्परेचर पे। तो हम लोग पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर आंसर निकालें। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी ये डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और एयर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स अपॉन, बिल्कुल, प्रेशर पे भी, डेंसिटी पे भी, टेम्परेचर पे भी। क्योंकि ये तीनों चीज़ जो है वो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। प्रेशर होगा, पार्टिकल क्लोज होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, पार्टिकल पास पास होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, सब में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, सारे दूर हो जाएंगे, तो स्पीड घट जाएगा। डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा, रेयरर मीडियम में स्पीड कम होगा। इसीलिए सॉलिड, सॉरी, डेंसर डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगा, रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम सबसे कम डेंसर है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड वही होगा। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड में लाइट ट्रेवल किस में करेगा? वैक्यूम। मिनिमम कब होगा स्पीड ऑफ लाइट? जब वो पास करेगा ग्लास से, क्योंकि एयर, वैक्यूम और वाटर में सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है? ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। चलिए, सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा उसका मिनिमम स्पीड हो जाएगा। ठीक है। टाइम टेकन बाय लाइट, सनलाइट अर्थ सरफेस में आने में कितना टाइम लगेगा? 8.5 मिनट अराउंड।
किसी क्वेश्चन में ये लेमन जैसा ही दे दिया, कोई बात नहीं, पुराना क्वेश्चन है। सनलाइट फ्रॉम द सन, सेम क्वेश्चन है, 8 मिनट दे दिया। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेलोसिटी? कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन और सुपरसोनिक वेव। आंसर है लाइट। तो ये सबका स्पीड कितना है, कॉस्मिक रेज, इलेक्ट्रॉन का? तो हम लोग देखते हैं कॉस्मिक रेज होता क्या है। फास्ट मूविंग एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये नियर टू स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन उतना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं है, ठीक है। 99.6% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है। किसी कंडक्टर में कितना स्पीड है इलेक्ट्रॉन का? जब हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका कितना स्पीड है? कंडक्टर में कितना स्पीड है? और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है, उसमें उसका कितना स्पीड है, ये सब पूछता है। तो कंडक्टर में है इलेक्ट्रॉन का स्पीड 10⁵मीटर पर सेकेंड। उससे ज़्यादा है ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड पार्टिकल एक्सीलरेटर में, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में लगभग 5.8% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, एनर्जी, जैसे ही वेवलेंथ चेंज होगा एनर्जी वेवलेंथ का इन्वर्स प्रोपोर्शन है वो भी चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है, लाइट का नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। व्हेन लाइट फ्रॉम पास फ्रॉम एयर टू द ग्लास, रेयरर टू डेंसर, कौन सा वेरिएबल? देखिए सब में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम में चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी कि पानी से जैसे कि ऊपर निकल रहा लाइट, तो क्या होगा? इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब हम लोग देखते हैं कि ग्लास से जब वो बाहर निकलता है तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलता है, और जब ग्लास में वो एंटर करता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, ठीक है। यहाँ स्पीड स्लो होता है, फिर जैसे ही बाहर निकलता है स्पीड फास्ट हो जाता है, तो इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थीन फोम ऑफ ए सोप इज द रिजल्ट ऑफ। अब सोप बबल जो होता है उसमें कलर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सारे कलर हमको दिखने लगते हैं, क्यों? पहला है टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो एक वर्ड है यहाँ इंटरफेरेंस, उसी के वजह से होता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ करता है इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ ए थीन फिल्म। अब ये सोप बबल है, इसका ये थीन फिल्म है, इसके इनसाइड सरफेस पे और ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों सरफेस पे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ये सोप बबल में कारण होता है ग्लिटरिंग कलर्स का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी हम लोग देखते हैं टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। सम ऑफ देम बाउंस स्ट्रेट बैक आउटर पार्ट से और कुछ इनर पार्ट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? तो डायमंड से ग्लास दिया हुआ है। क्यों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है, TIR,
जब लाइट ट्रेवल करता है डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखिए ये मीडियम है। क्रिटिकल एंगल वो होता है जब टकराने के बाद वो सरफेस के पैरेलली निकल जाए, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन क्रिटिकल एंगल के ज़्यादा से जब लाइट ये करता है, इंसिडेंट करता है, तो वो टोटली उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है डायमंड साइंस ब्रिलियंटली क्यों? तो ऐसे नॉर्मल डायमंड नहीं, उसको कट करना पड़ता है स्पेशल शेप में। तो कट करने के बाद उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट जब इंटर करती है तो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे वो अंदर में ही की बहुत सारा बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का, जिस कारण से डायमंड जो है वो चमकता है। ठीक है, डायमंड क्यों लस्टरस लगता है? वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ डायमंड्स? तो वही कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम क्वेश्चन है, डायमंड स्पार्कल मोर देन ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास। तो कह रहा है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट। तो देखिए डायमंड ग्लास से ज़्यादा चमकीला होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, जबकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51। ग्लास का कम है, डायमंड का ज़्यादा है, डायमंड डेंसर है। ठीक है, चलिए ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल रिड्यूस हो जाता है तो लाइट निकल नहीं पाता। क्रिटिकल एंगल बता चुके हैं, वो एंगल जिस एंगल से जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो सरफेस के पैरेलल लाइट निकल जाएगा, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा से इंसिडेंट करेगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस चीज़ का प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल समझिए, इसके चारों तरफ प्लास्टिक कोटिंग रहता है, उसके बाद एक कोटिंग रहता है, और लास्ट में एक अंदर में कोर होता है। एक कोर, फिर क्लैडिंग, इसके अंदर जो यहाँ पे से लेज़र चलता है, और लेज़र अंदर में ही रिफ्लेक्ट करते करते यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर, लेज़र और एलईडी इधर से लेज़र भेजता है और यहाँ पे कैच करते हैं, वो कहीं वो अंदर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए निकलता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो कि डेटा कनेक्शन एक वायर की तरह काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फेनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, कौन सा फेनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है? ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ। तो ये फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है ये ऑप्टिकल फाइबर ही है, इसमें लाइट वेव की तरह काम करता है। बताई दी, एक साइड से लेज़र डालते हैं और यहाँ पे हम लोग उस लेज़र को कैच करते हैं, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सिग्नल उसको डिटेक्ट करते हैं। इसके ऊपर में हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कवर होता है, और सबसे ऊपर में प्लास्टिक का कोटिंग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पावर कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली लो, बहुत सही बात है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी, जब ये इतना नीचे रहेगा ग्राउंड का और अंदर में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा तो फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को कुछ लेना देना नहीं। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अब ये गलत है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं।
इंडोस्कोप यूज बाय डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग इनसाइड ऑफ ए पेशेंट स्टोमैक। इंडोस्कोप किस पे काम कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है इंडोस्कोप, याद रखना है। इंडोस्कोप आर वाइडली यूज टू एग्जामिन इंटीरियर ऑफ हॉलो ऑर्गन। खाली जो ऑर्गन है और कैविटी उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। फिजिशियन जो यूज कर रहे हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है, इंडोस्कोप। ठीक है। मिराज फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? तो मिराज फॉर्मेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसे जानते हैं? क्योंकि जब हवा गर्म हो जाती है, रोड पे हम लोग जब चलते हैं देखते हैं कहीं कहीं पानी जैसा नजर आता है, लेकिन जब पास में जब बाइक से कार से आते देखते हैं पानी नहीं। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो रोड के सरफेस से या डेजर्ट सरफेस से टकराने के बाद गर्म हो जाती है और वो हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है। इस कारण से मीडियम में चेंज होता है, नीचे जो है सो रेयरर मीडियम हो जाता है और ऊपर डेंसर मीडियम हो जाता है, क्योंकि नीचे का एयर ऊपर उठता है गर्म होकर। तो इस कारण से वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस कारण से हमको ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ पानी है। इसी चीज़ को मिराज बोलते हैं। डेजर्ट एरिया में ये होता है और रोड पे होता है गर्मी के समय में। छाया लगता है, कहीं पानी लगता है। इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री। ठीक है। मिराज किसका एग्जाम्पल में काउंट होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ नेचुरल फेनोमेना को कंसिडर करते हैं। टेरेस्ट्रियल हीटिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के कॉर्नर पे जो लाइट बेंड करता है उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो किसके कारण यहाँ मिरज का फॉर्मेशन हो रहा है? तो पहला, हीटिंग होना चाहिए। वहां पे हीटिंग से क्या होगा? सरफेस में रेयरर और डेंसर मीडियम दोनों हो जाएगा। तो जहाँ दोनों मीडियम हो जाएगा वहाँ लाइट क्या होगा? वहाँ लाइट डिफ्रैक्ट करेगा। तो पहला हीटिंग जरूरी है और दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जरूरी है। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री। सबसे ज्यादा सनलाइट को कौन रिफ्लेक्ट बैक करेगा? इसी को एल्बिडो भी बोला जाता है, ज्योग्राफिकल भाषा एल्बिडो। तो सबसे ज्यादा बर्फ का होता है, स्नो का होता है एल्बिडो। अब यहाँ ऑप्शन में स्नो नहीं है, क्या सब है देखते हैं। सैंड डेजर्ट है, पैडी क्रॉपलैंड है, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, अच्छा दिया हुआ है स्नो, और प्रेयरी लैंड। तो स्नो का सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है। बर्फ सबसे ज्यादा लाइट को वापस अर्थ पे जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसको सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है? स्नो। तो स्नो का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। आइस फ्रेश स्नो जो 80 टू 85% सनलाइट को वापस भेज देता है। चलिए, चलिए यहाँ एल्बिडो वर्ड भी यूज कर दिया है। एल्बिडो इज पार्टिकुलरली हाई फॉर स्नो एंड आइस। ठीक है। देखिए, द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डी ऑब्जेक्ट का जो हम लोग मार्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं। उस टेक्निक को याद रखना। होलोग्राफी में हम लोग होलोग्राम स्टिकर्स देखे होंगे, जो आता है 3D जैसा चमकता है। तो होलोग्राफी में थ्री डायमेंशनल इमेज हम लोग क्रिएट करते हैं, साउंड वेव, लाइट और वेवलेंथ। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। और साइंस का यहाँ सारा कंटेंट सीरियल वाइज है। थैंक्स।